Hello everyone, this is your political science class for BA second year. Okay, today topic is British Prime Minister, British प्रधानमंत्री. As you know हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है. उसी में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री. आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है. इट मीन्स जो एक्चुअल में पावर है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस में है, कैबिनेट में, ठीक है. और कैबिनेट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. तो इट मीन्स जो जितनी भी पावर ब्रिटिश शासन में है वो किस में है, प्रधानमंत्री में है, ठीक है. एक तरह से जितनी भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उनका उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है. और इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो इनकी अपॉइंटमेंट ब्रिटिश सम्राट करता है, ब्रिटिश प्रेसिडेंट. लेकिन इन प्रैक्टिकल जो लोक सदन है, हाउसेस ऑफ कॉमन्स, उसमें बहुमत दल के नेता जिसको मेजॉरिटी होती है वोटों की, ठीक है, उसे ही प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए अपॉइंट करता है, ठीक है. ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न हो जाए या फिर कोई एग्जैक्ट रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा तो वो अपनी थिंकिंग का यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है. अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का सिस्टम कि उसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई, जब वहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्ज प्रथम, उन्होंने क्या करा, जो कैबिनेट होती हैं उसकी बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ की मीटिंग्स में, ठीक है, और ना ही पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, ठीक है. तो इसी तरह वहाँ के प्रधानमंत्री पोस्ट में की सर्वोच्चता बढ़ गई. वहाँ पे जो काम थे ये सब काम प्रधानमंत्री के हाथ में आ गए, ठीक है. अब हम देखेंगे वहाँ पर एक वाइस प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट है. पहले नहीं थी लेकिन धीरे धीरे 1997 में एक को वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फिर वहाँ पर ये चलने लगा, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसकी स्थिति है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है. इसलिए जेनिंग्स ने इन्हें क्या कहा है, संपूर्ण विधान की आधारशिला. मीन जितनी भी पावर है वो किसके पास है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास. अब उसमें से फर्स्ट है मंत्रिमंडल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट. जो मंत्रिमंडल है ना, उसका निर्माण करने का काम किसका है. वैसे तो उसका निर्माण अगर आप थ्योरेटिकल देखोगे तो सम्राट करेगा, है ना, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रियल में वो किसकी परामर्श से काम करता है, प्राइम मिनिस्टर की. तो जो मंत्रिमंडल का निर्माण है वो किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है. वो जिसकी नाम लिख कर देगा उसे ही प्रेसिडेंट वहाँ का मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है. इसमें नेक्स्ट हेडिंग है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, कंडक्ट कैबिनेट्स वर्क. अब कैबिनेट का जितना भी वर्क होता है उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि वो उसके हेड है. कोई भी काम होगा, कोई भी मिनिस्टर कोई भी इम्पोर्टेंट प्रस्ताव लाएगा तो वो इनकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता, ठीक है. तो जितना भी काम है वो कौन देखेगा, प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट मंत्रिमंडल का अर्थ, एंड ऑफ कैबिनेट. मंत्रिमंडल में अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है, ठीक है, वैसे तो ये काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से करेगा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, ठीक है. तो मंत्रिमंडल के किसी मिनिस्टर को हटाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है. और अगर वो खुद रिज़ाइन दे दें प्राइम मिनिस्टर तो पूरी मंत्री परिषद को एक साथ रिज़ाइन करना होता है, ठीक है. तो इस तरह से जो कैबिनेट है उसका एंड होना भी किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में. इसी के बारे में लॉस्की ने कहा है, वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है. इन इंग्लिश, ही मे सफल हिज पैक एज ही लाइक्स एंड व्हेन ही लाइक्स, ठीक है, क्योंकि उसका हेड वो है, वो जब चाहे जैसे चाहे उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, शासन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर गवर्नेंस. अब वो लोक सदन का मेंबर है ना, जो कॉमन की सभा है, लोगों ने उसको चुनकर भेजा है, ठीक है. तो उसका जो पूरा कंट्रोल है वो शासन पर रहता है.
अगर थ्योरेटिकल देखें तो प्रेसिडेंट का है, लेकिन प्रैक्टिकल में पूरे शासन पर कंट्रोल प्रधानमंत्री का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन कौन सा सदन है आपका? निम्न सदन, जिसमें हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें हम वोट डालते हैं ना, जनता वोट डालती है। तो उसकी लीडरशिप भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। मतलब वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से रहे, तो उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। जितने भी सरकारी बिल होते हैं, है ना, उनका निरीक्षण करना, मीन्स ऑब्जर्व करना उन्हें, है ना, तो और वो किसकी एडवाइस में तैयार होंगे? वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में ही रेडी होते हैं। और जो बजट होता है वो भी इन्हीं की देखरेख में बनता है। ठीक है। तो ओवरऑल जो जितना भी वर्क है वो इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। प्राइम मिनिस्टर हीरो ऑफ द नेशन। प्रधानमंत्री को राष्ट्र का नायक कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। ठीक है। वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। हम जो भी वोट डालने जाते हैं उसमें हम किसे इलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। तो इसलिए इसकी पर्सनैलिटी कैसी है? बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वह अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर लोग चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है। वोट इसलिए नहीं होती कि हम किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, वोट हम नेता के व्यक्तित्व के आधार पर देते हैं। ठीक है। जो हमारा लीडर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है उसके आधार पर इलेक्शन में वोट दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र का नायक होता है। ओके। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति। पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट। कैबिनेट का आपको मैंने बता दिया जैसा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो जितनी भी पावर है वो इन्हीं के पास है। इन्हें समक्षों में प्रधान भी कहा गया है, प्राइमस इंटर पेयर्स। ठीक है। सर विलियम हार्कोर्ट ने इनके बारे में कहा है, ये नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, मीन्स अ मून एमंग द लेसर स्टार्स। ओके। तो इट मीन्स जो मंत्रिमंडल है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का पोस्ट है वो किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति और उसके निर्धारक तत्व। डेटर्मिनेट एंड द रियल पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब रियल में उसकी पोजीशन क्या है। ये तो स्पष्ट है, क्लियर है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कार्य ही कुछ अवसरों पर भले ही वह बहुत अधिक शक्तिशाली रूप में कार्य करे, किंतु वह किसी भी रूप में अधिनायक नहीं है। अधिनायक मीन्स वो ऐसा नहीं है जैसे सब कुछ वही देखेगा, है ना, कुछ भी करेगा अपनी मर्जी का, है ना। तो वो लिमिटेड पावर्स हैं उसके पास, मतलब लोगों को जवाब देना होता है ना। तो सारी पावर होते हुए भी वह अधिनायक नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद कभी तो बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन कभी यह निर्बल ही दिखाई देता है। मीन्स कभी कभी तो उसके पास बहुत पावर हो जाती है ना, और कभी कभी ये कमज़ोर दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जो प्रधानमंत्री को कभी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है और कभी उसको कमज़ोर बना देती है। इसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री पद की स्थिति सबसे प्रमुख रूप में इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। मतलब किस इंसान को प्रधानमंत्री बनाया गया है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर का यूज़ किस तरीके से कर सकता है। ठीक है। इस पर लॉर्ड एक्सीवर्थ ने कहा है, प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि इस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। ओके। नेक्स्ट है इसमें तत्कालीन परिस्थितियाँ, करेंट सिचुएशन। अब वहाँ की जो सिचुएशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी उसकी पावर्स होती हैं। जैसे उसके कार्यकाल की समस्त परिस्थितियाँ कैसी हैं, है ना। सामान्य परिस्थितियाँ होने पर प्रधानमंत्री को अपने पद की लिमिट देखनी पड़ती हैं, है ना। लेकिन जब वॉर हो, युद्ध हो, है ना, या आर्थिक संकट हो,
आर्थिक संकट मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस। यह अन्य प्रकार के विषम काल में बहुत अधिक सीमा तक वह अपने विवेक पर कार्य करता है। मतलब अगर टफ सिचुएशन है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी पावर किस पर डिपेंड करती है कि सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशंस अच्छी है, नॉर्मल है सब कुछ, तो वो अपनी नॉलेज का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, है ना। नॉर्मली सब कुछ बैलेंस होकर चलता रहेगा। लेकिन जब वो देखेंगे सिचुएशन ऐसी आ गई है ना, जैसे इस समय आप देखोगे कोविड-19 है ना, तो इससे किस तरह से अपनी जनता को बचाया जाए, है ना। तो इस बारे में डिसीज़न लेने के लिए वो अपनी सोच का इस्तेमाल करेंगे। तो इट मीन्स उनकी पावर इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो किस तरीके से इन विषम परिस्थितियों से, है ना, अपनी जनता को बाहर निकाले। ठीक है, तो जैसे युद्ध हो, आर्थिक संकट हो या ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं तो प्रधानमंत्री की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जेनिंग्स एक राइटर है, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसे प्राप्त दल के समर्थन पर निर्भर करता है। मतलब उसकी शक्ति और महत्व किस पर डिपेंड करता है, कुछ उसकी पर्सनैलिटी पर, ठीक है, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर और कुछ उसके जिस दल का वो नेता है उसके समर्थन पर। इन इंग्लिश, हिज पावर एंड इम्पोर्टेंस डिपेंड इन पार्ट ऑन हिज पर्सनैलिटी, इन पार्ट ऑन हिज ओन पर्सनल प्रेस्टीज एंड इन पार्ट अपॉन हिज पार्टी सपोर्ट। ठीक है, अगर ये सब सिचुएशन उसके फेवर में है प्राइम मिनिस्टर के, तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ अन्य तत्व हैं मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति, कैबिनेट में क्या पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, है ना, और प्रधानमंत्री को व्यावहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं। मतलब जो भी उनके डिसीजन थे उसमें उन्हें सफलता मिली है या असफलता, ये भी उनकी पावर पर इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।